ठीक है, आ रहे हैं, आ जाएंगे, अपना टाइम हो चुका है तो करते हैं स्टार्ट। तो आज अपन को देखना है कि जो इनवर्स बीटा डीके होता है वो क्या होता है। तो वैसे अपन बीटा डीके तो समझ ही चुके हैं, आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्या आपके पास इनवर्स बीटा डीके। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे अपन ने बीटा डीके को बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके में लिया था, सेम वही कंसेप्ट है। बट यहाँ पे क्या लग रहा है, आपके पास एक वर्ड आ रहा है क्या, इनवर्स। ये इनवर्स क्या होता है ये अपन को समझना है। इनवर्स से मतलब क्या होता है, रिएक्शन में इसका क्या इफेक्ट रहता है वो अपन को देखना है। तो फर्स्ट तो अपन बात करते हैं बीटा डीके की। किसकी बात करते हैं, बीटा डीके की। तो जो भी एक बार जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो देखो ये इनवर्स बीटा डीके होता है, उसमें क्या होता है, यदि देखो बीटा डीके की यदि मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, बीटा डीके की। तो बीटा डीके में देखा था आपने कि बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। यानी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलना है, एक तरह से एंटी न्यूट्रिनो आता है, पॉजिट्रॉन के साथ क्या आता है, न्यूट्रिनो आता है। ये अपन ने देखा था। तो इसी के बेस पर मैं क्या करता हूँ, जो प्रतिलोमी बीटा डीके होता है वो भी टू टाइप्स में होता है। एक तो होता है आपके पास इनवर्स प्रतिलोमी बीटा डीके। फर्स्ट तो होता है आपके पास प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके, और एक होता है आपके पास प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके, जिसे बोलते हैं अपन इनवर्स बीटा प्लस डीके, और एक बोलते हैं अपन इनवर्स बीटा माइनस डीके। ये दो तरह के अपने पास डीके होते हैं। तो अपन ने देखा कि ये दो डीके होते हैं, एक तो बीटा माइनस हो गया, एक बीटा प्लस हो गया। अब इसमें होता क्या आपके पास, देखो पहले जो अपन ने कल समझा था उसके बारे में देखते हैं। अपन पहले तो बात करते हैं बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। तो अपन ने देखा था कि कोई भी आपके पास रिएक्शन होती है ZXA, ये रिएक्शन थी, ये किस में कन्वर्ट हो रही थी, जब आपके पास साथ में क्या, यदि बीटा माइनस डीके है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, -1E0। जब -1E निकलेगा तो यहाँ पे जो अन्य नाभिक होगा वो क्या होगा, Z+1। तो ये क्या हो जाएगा, Z+1/A। और जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे पाउली के अनुसार क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये अपन ने कल पढ़ा था। यहाँ पे यदि बात करते हैं बीटा प्लस डीके की, तो ZXA, ये क्या हो जाएगा, ZXA। यहाँ पे क्या निकलेगा, 1E0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z-1/A। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो पॉजिट्रॉन है तो साथ में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो। तो ये अपन कल पढ़ चुके हैं, ये अपन ने कल देख चुके हैं कंसेप्ट की बीटा डीके का कंसेप्ट है। इसके बेस पे मैंने एक रिएक्शन ली थी क्या, 0N1, जो किस में कन्वर्ट होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या निकलता है साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलता है साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1E0। ये भी बीटा माइनस का ही एग्जाम्पल था। यहाँ पे क्या था आपके पास, कोई प्रोटॉन था, वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या निकलता है, एक तरह से 1E0। तो यहाँ निकलेगा 0N1 प्लस इलेक्ट्रॉन है तो साथ में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो। तो ये वाला प्रोसेस तो क्या था आपके पास, बीटा डीके था। क्या था आपके पास, बीटा डीके था। तो ये वाला प्रोसेस अपन ने कल पढ़ा है। अब इसमें क्या होगा, इनवर्स बीटा डीके में क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यानी जो बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके पढ़ा है उसमें इसका क्या करना है, अपन को उल्टा करना है या ऑपोजिट करना है। अब ऑपोजिट में क्या करना है देखो, तो वो देखते हैं कि ऑपोजिट में क्या करना है। यदि मैं कहता हूँ ये तो आपका क्या था, एक तरह से ये वाला जो प्रोसेस था ये आपका था बीटा माइनस डीके का। ये कौन सा प्रोसेस था, बीटा माइनस डीके का। और ये प्रोसेस था आपका बीटा प्लस डीके का। अब ये तो आप सभी को पता है और आप सभी जानते हो कि ये अपने कल पढ़ा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स बीटा डीके की। तो देखो इनवर्स बीटा डीके में क्या होगा, अब इसको मैं इनवर्स में चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इनवर्स में चेंज करता हूँ। तो देखो यदि मैं बीटा डीके की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि न्यूट्रिनो का क्या होता है, एक तरह से उत्सर्जन होता है। क्या होता है, न्यूट्रिनो का क्या होता है, यहाँ पे उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। तो देखो ये बीटा माइनस डीके है, ये बीटा प्लस डीके है, और इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिनो का, इसमें एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिनो बाहर निकल रहा है। यानी ये कंसेप्ट तो बीटा माइनस बीटा प्लस था। अब जब प्रतिलोमी की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जब न्यूट्रिनो का उत्सर्जन हो रहा है, तो यदि मैं इनवर्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इनवर्स बीटा डीके की, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिनो का अवशोषण होगा। या तो न्यूट्रिनो का होगा या प्रति न्यूट्रिनो का होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि न्यूट्रिनो का क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। तो इसका मीनिंग यही है कि यदि नॉर्मल डीके की बात करें बीटा डीके की, तब तो न्यूट्रिनो इमिट होगा, और यदि इनवर्स बीटा डीके की बात करें तो न्यूट्रिनो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब अपन को इसी बेस पे रिएक्शन बनानी है, तो रिएक्शन इसकी क्या आएगी वो देखते हैं। देखो आपके पास मान लिया कि आपके पास क्या है, 0N1 है।
क्या है आपके पास 0n1 है, ये मैंने ले लिया 0n1। अब देखो इसमें क्या निकल रहा था आपके साथ में, जो पार्टिकल इमिट हो रहा था वो क्या था, एंटी न्यूट्रिनो। और यही न्यूट्रिनो क्या करना है यहाँ पे, अवशोषण कराना है, यानी न्यूट्रिनो यहाँ पर क्या करेगा, एक तरह से अवशोषित होगा। अवशोषित होकर ये पार्टिकल प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो जब मैं इसको अवशोषित करवाऊंगा, इसका मतलब न्यूट्रिनो इस साइड आना चाहिए। अवशोषित कराने का मतलब ये है कि न्यूट्रिनो इस साइड आना चाहिए, यदि उत्सर्जित हो रहा है तो पार्टिकल उस साइड रहेगा। तो जब ये पार्टिकल अवशोषित हो रहा है, तो अवशोषित होने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्टिकल क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिनो जब इधर आएगा तो आपके पास क्या बन जाता है, न्यूट्रिनो बन जाता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये रिएक्शन क्या बताई थी, इस टाइप की कोई रिएक्शन यदि यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो था, ये यदि इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रिनो। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, वही 1p1, और साथ में क्या निकलेगा, -1e0। साथ में क्या निकलेगा, -1e0। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो कहलाती है आपकी इनवर्स बीटा डीके। ये जो रिएक्शन है वो कौन सी आपके पास, इनवर्स बीटा माइनस डीके। कौन सी आपके पास, इनवर्स बीटा माइनस डीके। तो इनवर्स बीटा माइनस डीके का मतलब है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, इसलिए इसका मैंने नाम दे दिया कौन सा, बीटा माइनस डीके होगा। बट यहाँ पे न्यूट्रिनो को क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये क्या होगी, इनवर्स होगी। क्लियर। तो यहाँ तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सेम इसी को मैं करता हूँ कि अब यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, बट इसमें होगा क्या, ऑपोजिट होगा। यानी ये तो क्या था आपके पास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या था आपके पास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, ऐसे का ऐसे इस प्रोसेस में करना है। 1p1 कोई प्रोटॉन लिया है, यदि इसमें क्या करता है, न्यूट्रिनो अवशोषित हो रहा है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिनो क्या था, पॉजिटिव था, यानी न्यूट्रिनो था। ये जब इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बन जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, 1e0, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 0n1। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो किसका कहलाता है, इनवर्स बीटा प्लस डीके। क्या कहलाता है, इनवर्स प्लस बीटा डीके। ठीक है। तो बीटा डीके आपको पता है, तो इनवर्स बीटा डीके और इनवर्स बीटा माइनस डीके दोनों आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ये जो अपन ने पढ़ा था ये आपका बीटा डीके था, ये आपका इनवर्स बीटा डीके, ये बीटा डीके था, और ये इनवर्स बीटा डीके। यानी जो न्यूट्रिनो उत्सर्जित हो रहा था, अब यहाँ पे न्यूट्रिनो क्या कराना, अवशोषित करवाना है। जब एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, ये न्यूट्रिनो यहाँ पर आकर ऑब्जर्व करेगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा। जो न्यूट्रिनो यहाँ पे एमिट हो रहा है, वो यदि इधर आएगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। क्लियर। तो ये कहलाता है आपका बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। यदि इसको रिएक्शन लिखनी है ZXA की फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हो, ZXA प्लस न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक तरह से -1e0 निकलेगा। और जब -1e0 निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, Z+1YA, यही आएगा आपके पास। तो सेम ये की ये टर्म आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पे भी ZXA की बात करूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साथ में एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका Z-1YA, और प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पे 1e0। क्लियर। तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनवर्स बीटा डीके। तो बताओ, इनवर्स बीटा डीके क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। यदि आपने बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके को समझ में आ चुका था, तो जस्ट उसका ऑपोजिट करना है। इसमें बीटा डीके में न्यूट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, न्यूट्रिनो का अवशोषण हो रहा है। डिफरेंस यही है। और जहां पर न्यूट्रिनो उत्सर्जित हो रहा था, वहां पर एंटी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व होगा। जहां पर एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित हो रहा था, वहां पर इसका ऑपोजिट पार्टिकल क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा सभी को। तो ये अपन को इसमें लिखना है। तो ये तो एक तरह से बीटा डीके है, तो ये इसमें नहीं लिखना है। तो बीटा डीके तो जो रिएक्शन है वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो इस बीटा और डीके वाली टर्म को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये केवल समझाने के लिए टर्म थी कि इनवर्स बीटा डीके को आगे एक्शन आपको कैसे बनानी है। तो पहले तो इसमें लिखिए, पहले लगाइए प्रतिलोमी बीटा डीके क्या होता है, उसकी 2-3 लाइन लिखते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन लिखना। आप पहले लगाइए प्रतिलोमी बीटा डीके, लगाइए इसमें प्रतिलोमी बीटा डीके, प्रतिलोमी बीटा डीके, इनवर्स बीटा डीके। और इसमें लिखिए पाउली के अनुसार बीटा डीके, पाउली के अनुसार बीटा डीके, पाउली के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है। पाउली के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, पाउली के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। इसके विपरीत नाभिक की,
इसके विपरीत नाभिक की वह प्रक्रिया, इसके विपरीत नाभिक की वह प्रक्रिया, इसके विपरीत नाभिक की वह प्रक्रिया जिससे नाभिक न्यूट्रिनो कण का अवशोषण करे, जिससे नाभिक न्यूट्रिनो कण का अवशोषण करे, जिससे नाभिक न्यूट्रिनो कण का अवशोषण करे, प्रतिलोमी बीटा डीके कहलाता है। प्रतिलोमी बीटा डीके कहलाता है। प्रतिलोमी बीटा डीके दो प्रकार का होते हैं। प्रतिलोमी बीटा डीके दो प्रकार का होता है। प्रतिलोमी बीटा डीके दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए इसमें प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके। फर्स्ट लिखिए इसमें प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके। फर्स्ट लिखो प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके। इसमें लिखो वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन कण, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन कण न्यूट्रिनो को अवशोषित कर, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन कण न्यूट्रिनो को अवशोषित कर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कण में रूपांतरित हो जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कण को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कण में रूपांतरित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके कहलाता है। तो यही लिखाया है मैंने। देखो जो प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके था उसमें क्या था कि न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो ये रिएक्शन से रूपांतरित हो गया, तो इसको मैंने थ्योरी में लिखा है। इसके बाद ये दोनों रिएक्शन लिख दीजिए, जो बीटा माइनस प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके की ये दोनों रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लिखिए सेकंड नंबर प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके। प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके। प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके। और उसमें लिखो वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण प्रति न्यूट्रिनो को अवशोषित कर, प्रति न्यूट्रिनो को अवशोषित कर, प्रति न्यूट्रिनो को अवशोषित कर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण में रूपांतरित हो जाती है। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण में रूपांतरित हो जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण प्रति न्यूट्रिनो को अवशोषित कर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण में रूपांतरित हो जाती है, प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके कहलाता है। प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके कहलाता है। और जो इसकी दोनों रिएक्शन है वो लिख लीजिए प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके। ये था आपका प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके और प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके।
नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, वो है आपका गामा डीके। अपन ने अल्फा डीके पढ़ चुके, बीटा डीके पढ़ चुके, अब आपके पास आता है गामा डीके। लिख दी होगी रिएक्शन तो ही। अब देखो अपन को समझना है कि ये गामा डीके क्या होता है। अब सबसे पहले ये बताइए कि गामा डीके होता कहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट लाइन में जुड़े हुए हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि गामा डीके आपको कहां पर देखने को मिलता है, कि गामा डीके आपको कहां पर देखने को मिलता है और गामा डीके कहां पर मिलेगा। तो कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है कि गामा डीके कहाँ होता है, कहां पर देखने को मिलेगा अपन को। कोई नहीं बता सकता क्या? मैग्नेटिक फील्ड में नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी गामा डीके नहीं मिलेगा। आप जानते हो कि मैंने जो फर्स्ट में आपके पास अल्फा बीटा गामा डीके की स्टार्टिंग की थी, वहीं पे मैंने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक तरह से पॉजिटिव आवेश वाला पार्टिकल होता है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर चले जाते हैं। जो बीटा डीके होता है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर चले जाते हैं, और जो गामा डीके होता है वो किसी भी प्लेट की ओर नहीं जाते, ना प्लस की ओर जाते ना माइनस की ओर जाते। मतलब ये डायग्राम मैंने बताया था आपके पास, यहाँ कोई रेडियोएक्टिव सोर्स है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। अल्फा पार्टिकल आपके यहाँ आ जाएंगे, बीटा पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, और गामा पार्टिकल इस तरीके से जा रहे हैं। देखा था अपन ने, जिसको मैंने यहाँ पे तो अल्फा विकिरण नाम दिया था, इसको मैंने बीटा विकिरण नाम दिया था, और इसको मैं जो गामा वाला है उसको मैं नाम दूंगा गामा विकिरण। तो ये प्रोसेस आपने देखा था। तो यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे नहीं होता। तो अपन जानते हैं कि जो गामा पार्टिकल या जो गामा या फोटोन होते हैं या गामा डीके होता है, उसमें कभी भी जो गामा विकिरण है, या फिर मैं ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे फोटोन या गामा विकिरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। तो ये तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि ये प्रभावित नहीं होती, चाहे कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या कितना भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो गामा डीके होता है वो आपको जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सरे में भी। हाँ बिल्कुल, एक्सरे में भी निकलता है। जनरली जो अपन को ज्यादा देखने को मिलता है, यदि नाभिकीय फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन बात करें, तो आप जानते हो कि कोई भी न्यूक्लियस होता है या कोई पार्टिकल होता है, उसकी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट होती है। यदि मैं कहता हूं कि ये कोई न्यूक्लियस है, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, इसकी कोई एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, इसकी कोई एक्साइटेड स्टेट है। क्या है आपकी, ये कोई ग्राउंड स्टेट है, ये कोई एक्साइटेड स्टेट है। अब मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल यदि एक्साइटेड स्टेट में है, यदि कोई पार्टिकल या कोई नाभिक है वो एक्साइटेड स्टेट में है यानी उत्तेजित अवस्था में है, वो यदि ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा को इमिट करेगा। तो वो ऊर्जा किस रूप में इमिट होती है, वो ऊर्जा इमिट होती है अपने फोटोन को क्या निकालेगा, वो बाहर निकालेगा। और जब वो फोटोन को बाहर निकालेगा तो फोटोन यहाँ पे क्या निकालेगा, कुछ ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा। और जब भी फोटोन यहाँ पे क्या होगा, एक फोटोन के रूप में यहाँ पे कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, तब वो जो पार्टिकल था जो एक्साइटेड स्टेट में था, वो कहाँ पे आ जाता है, आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यानी जो अस्थायी था वो क्या बन जाएगा, वापस स्थायी बन जाएगा। तो जो आपका गामा डीके होता है वो कहां पर अपन को देखने को मिलता है कि जब कोई नाभिक या जब कोई कण होता है वो यदि उत्तेजित अवस्था में है, एक्साइटेड में है, यदि वो ग्राउंड में आता है या स्टेबल में आता है, तो वो एक तरह से क्या होगा, फोटोन के रूप में ऊर्जा का इमिट करेगा। और जब फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालेगा तो वो कहलाएगा आपका एक तरह से गामा डीके कहलाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गामा डीके कैसे होता है। तो गामा डीके होता है वो एक फोटोन के रूप में होता है। आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि जो गामा डीके होता है वो किस फॉर्म में होता है, अपने पास एक फोटोन के रूप में होता है। यानी कोई भी पार्टिकल गामा डीके करेगा तो वो एक तरह से फोटोन को बाहर निकालेगा या फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालेगा। इसके बाद यहाँ पे एक अपन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लिया कि ये इसकी क्या है, यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लिया कि आपके पास है, ये कोई मैंने एक स्टेट ले ली जिसका नाम ले लिया 12 Mg27। क्या ले लिया आपके पास, 12 Mg27। अब यदि मैं कहता हूं कि ये कोई आपका नाभिक है, क्या है आपके पास 12 Mg27, और ये नाभिक क्या कर रहा है, अल्फा, या पहले तो ये नाभिक है वो क्या करेगा, अल्फा या बीटा डीके करेगा। क्या करेगा, अल्फा या बीटा डीके करेगा। मान लिया कि ये जो नाभिक है 12 Mg27 वो एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पे बीटा डीके कर रहा है। क्या कर रहा है, आपके पास बीटा डीके कर रहा है। और मान लिया कि ये बीटा में कौन सा
बीटा माइनस डीके कर रहा है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जब कोई यहाँ पे नाभिक ए था, वो नाभिक बीटा माइनस डीके करके कहाँ आ रहा है, इस स्टेट में आ रहा है। कौन सी स्टेट में आ रहा है, इस स्टेट में आ रहा है। तो ये वाली स्टेट कौन से नाभिक की होगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 12 Mg27 है वो यदि क्या कर रहा है, बीटा माइनस डीके कर रहा है, और बीटा माइनस डीके करके वो कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कोई नाभिक है जो यदि वो अल्फा और बीटा डीके करता है, तो वो एक तरह से अल्फा और बीटा डीके करके एक्साइटेड स्टेट में आता है। क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, फोटोन को बाहर निकालेगा। तो यदि आपके पास कोई 12 Mg27 का नाभिक है, 12 Mg मैग्नीशियम का नाभिक लिया है, न्यूक्लियस लिया है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बीटा माइनस डीके कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जब 12 Mg27 होता है, क्या है 12 Mg27 बीटा माइनस डीके कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 E0। और जब -1 E0 आएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ आना चाहिए आपका एंटी न्यूट्रिनो। और जब ये एंटी न्यूट्रिनो आएगा तो आप जानते हो कि उसमें जेड में क्या चेंज होता था, जेड इसमें जुड़ जाता है, यानी क्या आता है, Z+1। तो ये हो जाएगा 13 एल्यूमिनियम क्या 27, क्या हो जाएगा 13 एल्यूमिनियम 27। अब देखो ये जो 13 एल्यूमिनियम 27 है, यानी ये क्या होगा आपके पास, एक तरह से 13 एल्यूमिनियम 27 हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी क्या कहलाएगी, एक तरह से एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी एक तरह से एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। तो जब इसने बीटा माइनस डीके किया और बीटा माइनस डीके करके कहाँ आया, वो एक्साइटेड स्टेट में आया। अब ये क्या करेगा, वापस स्थायी अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में आएगा। क्या करेगा, स्थायी अवस्था में आएगा या ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये भी कौन से नाभिक की होगी। अब देखो यहाँ पे क्या आया आपके पास, 13 एल्यूमिनियम 27 था। क्या था, 13 एल्यूमिनियम 27 था। ये भी क्या कर रहा है आपका, एक तरह से गामा डीके कर रहा है। और जब ये गामा डीके करेगा, जब मान लिया कि यहाँ पे ये गामा डीके कर रहा है, तो एक तरह से क्या निकाल रहा है अपन को, फोटोन के रूप में एनर्जी निकालेगा। जब फोटोन के रूप में एनर्जी निकालेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नाभिक बनेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, फोटोन निकलेगा। अब मैं जानता हूं कि जब कोई फोटोन बाहर निकलता है तो क्या जेड और ए में चेंज होता है, क्या जेड और ए में कोई भी चेंज नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि जो 13 एल्यूमिनियम था वो क्या रहेगा आपके पास, 27 रहेगा। क्या ये दोनों स्टेट सेम है, क्या नहीं, दोनों स्टेट सेम नहीं है। ये जो स्टेट है वो कौन सी आपकी एक्साइटेड स्टेट की है, और जो ये है वो आपकी क्या, एक तरह से ग्राउंड स्टेट है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है आपके पास, गामा डीके में होता है या फोटोन डीके में होता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, गामा विकिरण होती है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट डालती है, ना मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट डालती है। इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल नहीं होता। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि जो गामा डीके मिलता है वो आपको कैसे मिलता है, तो इसमें कोई ना कोई रिएक्शन में फोटोन का उत्सर्जन होता है। तो आपने देखा है कि कोई भी नाभिक होता है वो यदि एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है, क्या करता है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो वो क्या करता है, फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकालता है। और जब फोटोन के रूप में ऊर्जा बाहर निकालेगा तो वहां पर क्या होगा आपका, एक तरह से गामा डीके होगा। और उसी बेस पे वो क्या हो जाता है, एक पार्टिकल जो अस्थायी था, मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो स्टेट थी वो कैसी थी आपकी, एक तरह से अस्थायी थी। बट वो क्या कर दिया, पहले बीटा माइनस डीके किया, बीटा माइनस डीके में ये भी अपनी क्या थी, एक तरह से अस्थायी थी, बट कैसी थी, एक्साइटेड स्टेट थी, उत्तेजित ऊर्जा स्तर था। उसके बाद वो कहाँ आ गया आपके पास, स्थायी अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में आ गया। और आप जानते हो कि कोई भी न्यूक्लियस होता है वो स्थायी कब होता है, जब वो उस ग्राउंड स्टेट में रहता है। क्लियर। तो ये आपका था आपके पास एक तरह से गामा डीके। तो पहले अपन गामा डीके के बारे में लिखते हैं। इसमें ये रिएक्शन प्रोसेस समझना जरूरी है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो लिखिए इसमें गामा डीके में, गामा डीके में लिखिए, वे विकिरण जो कि फोटोन ऊर्जा के रूप में, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लीजिए, माइक को अनम्यूट कर रखिए। माइक केवल और केवल मेरा ऑन रहेगा, आपका अनम्यूट ही रखना है। वे विकिरण जो कि फोटोन ऊर्जा के रूप में, वे विकिरण जो कि फोटोन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करे, वे विकिरण जो कि फोटोन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करे, वे विकिरण जो कि फोटोन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करे, उसे गामा डीके कहते हैं, उसे गामा डीके कहते हैं। अर्थात ये विकिरण, अर्थात ये विकिरण जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, अर्थात वे विकिरण जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, अर्थात वे विकिरण
जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, गामा विकिरण कहलाती है। अर्थात वे विकिरण जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, गामा विकिरण कहलाती है। फिर नई लाइन से लिखना, नाभिक की वह प्रक्रिया, नाभिक की वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक से गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, नाभिक की वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक से गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, नाभिक की वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक से गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, गामा डीके कहलाता है। गामा डीके कहलाता है। गामा डीके कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए नई लाइन से, यदि किसी परमाणु के नाभिक से, यदि किसी परमाणु के नाभिक से, यदि किसी परमाणु के नाभिक से एल्फा या बीटा कण का डीके होता है, एल्फा कण या बीटा कण का डीके होता है, यदि किसी परमाणु के नाभिक से एल्फा या बीटा कण का डीके होता है, तो वह उत्सर्जित नाभिक, तो वह उत्सर्जित नाभिक उत्तेजित अवस्था में उपस्थित होता है। तो वह उत्सर्जित नाभिक उत्तेजित अवस्था में उपस्थित होता है। तो वह उत्सर्जित नाभिक उत्तेजित अवस्था में उपस्थित होता है। जब यह नाभिक मूल अवस्था में, जब यह नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है, जब यह नाभिक मूल अवस्था में संक्रमण करता है, तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और नाभिक की यह प्रक्रिया, और नाभिक की यह प्रक्रिया गामा डीके कहलाती है। नाभिक की यह प्रक्रिया गामा डीके कहलाती है। और जो आपके पास ये सामने डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम को बनाना है और ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब फोटोन इमिट हो रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। ये बताओ कि जब कोई उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में यानी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में कोई पार्टिकल आ रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, किस फॉर्म में वो एनर्जी को इमिट करेगा, कितनी एनर्जी होगी इसकी। कमेंट करके बताइए कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। जब कोई पार्टिकल एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो इमिटेड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, कितनी एनर्जी को वो इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। बताइए इसका आंसर कि कितनी एनर्जी को इमिट करेगा। पता भी है या नहीं है। किसी को नहीं बता दिया। ये जो एनर्जी इमिट करता है वो किस फॉर्म में करता है, E इज इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में। क्या करता है, E इज इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा है प्लांक वाले रिलेशन में। प्लांक का जो ऊर्जा संबंध था वो यही था, E इज इक्वल टू एच न्यू। कि अपने पास जो भी एनर्जी होती है वो छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में होती है, उसकी एनर्जी अपन ने E इज इक्वल टू एच न्यू मानी थी, तो सेम वही एनर्जी यहाँ पे इमिट करता है।
डायग्राम बनाइए, रिएक्शन लिखिए, इसके बाद अपन इसके कुछ गुणधर्म लिखेंगे कि गामा डीके के गुणधर्म। विद्या, तो लिखिए इसके गुणधर्म, गामा डीके के गुणधर्म। देखो सबसे पहले गामा डीके के जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो तो आपको सामने दिख रहे हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, एक एक बता सकते हो क्या? सबसे पहले ये बताइए कि जब कोई गामा डीके करता है तो क्या जो उसका मूल नाभिक है, जो उसका डॉटर न्यूक्लियाई है, उसके जेड और ए में कितना चेंज होगा? जब कोई मूल नाभिक या डॉटर न्यूक्लियाई यदि कोई गामा डीके करता है तो उसके जेड और ए में क्या क्या चेंज होता है? तो जो जो मैं पूछे जा रहा हूँ वो कमेंट जल्दी से आप मुझे दीजिए, और तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को आपको क्लियर करते चलूं कि जो भी मूल नाभिक होता है, डॉटर न्यूक्लियाई होता है, वो यदि गामा डीके करता है यानी फोटोन को बाहर निकालता है तो उसके जो जेड और ए में क्या क्या चेंज होता है और कितना चेंज होता है बताइए। किसी को नहीं पता क्या? देखो यहां से पता तो लग रहा है कि आपके पास क्या था, 13 एल्यूमिनियम 27 था। क्या था आपके पास? 13 एल्यूमिनियम 27 था। यहाँ भी 13 एल्यूमिनियम 27 है, मतलब क्या है यहाँ पे, ये एक्साइटेड का, ये ग्राउंड का है, और इसके साथ ही क्या निकल रहा है, फोटोन। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जेड और ए में, ये किसने लिखा भाई, जेड में +1, रोशन लॉडी, ये बीटा माइनस डी के और बीटा प्लस डी के नहीं है, ये गामा डी के है। आपने देखा होगा कि जब यहाँ से कोई भी फोटोन निकालता है तो फोटोन क्या होता है, एक मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल माना जाता है। तो ये फोटोन है, इसका कभी भी कोई चार्ज मास नहीं होता, इसका मतलब ये जेड और ए को अपरिवर्तित रखता है। क्या करता है? जेड व ए क्या रहते हैं इसमें, अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। और इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें आवेश संरक्षण का नियम होता है। क्या? जब गामा डीके होता है तो इसका आवेश और इसका आवेश भी क्या होगा, एक तरह से इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें आवेश संरक्षण नियम का भी पालन होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षण नियम का भी पालन होता है। यदि मैं कहता हूं कि इसमें ए जो द्रव्यमान संख्या है उसका भी संरक्षण होता है, क्या? बिल्कुल होता है कि ये 27 है तो ये भी क्या आपका 27 है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो ए है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ या तो न्यूक्लियन की संख्या, या तो मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियन की संख्या। न्यूक्लियन की संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूक्लियन की संख्या या द्रव्यमान संख्या, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। क्या रहती है? द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। अब यदि मैं कहता हूं कि ये क्या करता है, कोई ना कोई फोटोन के रूप में क्या निकलता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। तो आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल यदि फोटोन के रूप में ऊर्जा को बाहर निकलता है तो वो एक तरह से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय फॉर्म के रूप में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो कैसे चलती है, एक तरह से जो गामा किरणें होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे एक तरह से गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो आप ये भी जानते हो कि जो तरंगे विद्युत चुंबकीय होगी उनकी वेलोसिटी क्या होती है, प्रकाश के वेग के इक्वल होती है। यानी मैं इस गामा किरण के विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करूं तो उसका वेग होता है वो प्रकाश के वेग के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। मुझे ये बताओ कि ये जब गामा डिके करता है तो क्या आयनीकृत होगी या नहीं होगी? तो गामा विकिरण होती है वो कभी भी आयनीकृत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या निकलता है, फोटोन निकलता है। तो ये कभी भी चार्ज लेस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गामा किरण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से अविक्षेपित रहती है। क्या रहती है? अविक्षेपित रहती है। तो अविक्षेपित रहने का मीनिंग है कि वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और जब कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि यह आयनीकृत नहीं होती, यह आयनीकृत नहीं होती। तो जैसे मैंने
अल्फा बीटा में लिखाया था तो उसका आयनीकृत होती है, तो यहाँ पे आयनीकृत नहीं होती। और नेक्स्ट आता है कि जो इसका स्पेक्ट्रम मिलता है, जो इसका स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है, एक तरह से विविक्त मिलता है, डिस्क्रीट मिलता है। कैसा मिलता है, विविक्त मिलता है और डिस्क्रीट मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक एक प्रॉपर्टी को अपन थ्योरी वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट लगाइए आप अल्फा गामा डीके के गुणधर्म, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में जेड तथा ए अपरिवर्तित रहते हैं। गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में जेड तथा ए अपरिवर्तित रहते हैं। गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में जेड तथा ए अपरिवर्तित रहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। थर्ड लिखिए, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन संख्या ए, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन संख्या ए, या ऑब्लिक लगा के लिख लेना द्रव्यमान संख्या, गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन संख्या ए, या ऑब्लिक में करके लिखना द्रव्यमान संख्या बी का भी संरक्षण नियम होता है, या संरक्षण नियम का पालन होता है। गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन संख्या या द्रव्यमान संख्या का भी संरक्षण नियम का पालन होता है। अर्थात गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया से, अर्थात गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया से, अर्थात गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त नाभिक समबारिक नाभिक होता है। अर्थात गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त नाभिक समबारिक नाभिक होता है। अर्थात गामा डीके नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त नाभिक समबारिक नाभिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है जो प्रकाश के वेग से गतिमान होती है, जो प्रकाश के वेग से गतिमान होती है, जो प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। जो प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये आयनीकरण नहीं करती, ये आयनीकरण नहीं करती, ये आयनीकरण नहीं करती, अर्थात विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। ये आयनीकरण नहीं करती अर्थात विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। ये आयनीकरण नहीं करती अर्थात विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है।
गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका उत्सर्जन विविक्त होता है। इसका उत्सर्जन विविक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका उत्सर्जन विविक्त होता है। तो ये तो था आपके पास एक तरह से गामा डीके। अब देखो, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड, वो क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल, बीटा में मैं बात करूं बीटा माइनस, बीटा प्लस, और एक बात करूं मैं गामा की। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से पार्टिकल ये कहलाते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा डीके करता है तो हमेशा 2He4 निकालता है, उसी को अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये -1 E0 होता है, ये +1 E0 होता है, और ये क्या होता है आपके पास एक तरह से 0 0 होता है, यानी प्रोटॉन को में 0 0 जो चार्जलेस और मासलेस होता है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फा डीके होता है इसमें क्या क्या आपको कंजर्व होता है, यानी जेड में क्या चेंज होता है, ए में क्या चेंज होता है। तो देखो, इसमें 2He4 निकलता है तो मैं कह सकता हूँ कि जेड में क्या चेंज होगा, जेड में 2 की कमी होगी, और ए में क्या होगा आपका A- का 4 होगा। तो यहाँ पे जो भी नाभिक बनेगा वो क्या बनेगा, जेड में 2 की कमी और ए में 4। इसमें क्या होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Z1 आ जाएगा, Y आ जाएगा, और यहाँ पे ए अपरिवर्तित रहेगा। जब बीटा प्लस होता है तो क्या आ जाएगा, एक तरह से Z-1 आ जाएगा, Y आ जाएगा और ए आ जाएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है आपके पास नाभिक वो का वो ही रहता है, नाभिक सेम रहता है, नाभिक वही रहता है, कोई भी चेंज नहीं करता। तो इसमें जेड और ए, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि जेड और ए क्या रहते हैं, जेड और ए नो चेंज। क्या रहते हैं, नो चेंज। इसके बाद मैं कह सकता हूं और क्या क्या पूछा जा सकता है। एक इसकी इंपोर्टेंट टर्म आती है स्पेक्ट्रम, कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है। तो जो अल्फा डीके होता है उसका स्पेक्ट्रम हमेशा आपने देखा है कि कैसा मिलता है, विविक्त मिलता है। कैसा मिलता है, विविक्त मिलता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था, आपने देखा था अल्फा कणों की संख्या और अल्फा कणों की जो ऊर्जा थी उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया था। एक आता है आपके पास बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, आपने देखा था जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, कुछ इस टाइप से आया था। क्या आया था, इस टाइप से आया था। इसका मतलब ये क्या होता है, सतत होता है, यानी पूरा बीटा डीके में जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है, सतत मिलता है। जब गामा की बात करते हैं तो ये भी एक तरह से विविक्त मिलता है, यानी एक डिस्क्रीट वैल्यू देता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है वो इंपोर्टेंट है, जो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा कण का स्पेक्ट्रम क्या होता है, बीटा कण का स्पेक्ट्रम क्या होता है, या अल्फा डीके में स्पेक्ट्रम कौन सा आता है, बीटा डीके में कौन सा आता है, और गामा में कौन सा आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखनी है कि कौन कौन से पार्टिकल इसमें डीके करके निकलते हैं, जेड में क्या चेंज आता है, ए में क्या चेंज आता है, और जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैसे आता है। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा बीटा और गामा डीके ये तो पूरे हो गए। बट मैंने बताया था कि जो फ्लो चार्ट बनवाया था वहां पे मैंने दो टॉपिक और लिखवाए थे आपको। एक तो लिखवाया था गामा डीके, और गामा डीके के साथ एक लिखाया था मैंने आंतरिक रूपांतरण। क्या लिखाया था मैंने, आंतरिक रूपांतरण। और एक लिखाया था मैंने बाह्य रूपांतरण। एक लिखाया था मैंने आंतरिक रूपांतरण, और एक लिखाया था मैंने बाह्य रूपांतरण। तो ये दो चीजें हैं, लगभग आधे घंटे का काम है, ज्यादा काम नहीं है। तो इस क्लास को अपन आंतरिक रूपांतरण और बाह्य रूपांतरण कल पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है, वैसे इंपोर्टेंट तो नहीं हुए हैं बट तो भी अपन को पढ़ना है, सिलेबस में है। तो आपका इसी के साथ ये जो अल्फा बीटा गामा डीके का चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आपकी 4 दिन की छुट्टी रहेगी, 3 दिन की, सॉरी 19, 20, 21, ये 3 दिन क्लास आपकी नहीं होगी। और उसके आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ आपको 3 दिन छुट्टी दूंगा, तो मैं कुछ आपको काम भी देके जाऊंगा, तो वो काम आपको करना है। तो काम या तो मैं आपको कोई नोट्स की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करवाऊंगा इसी स्टडी मटेरियल में, तो उन नोट्स को आप कॉपी में नोट कर लेना, फिर अपन एक दो ये 2 या 3 क्लास लेके एक चैप्टर को पूरा का पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपन करने वाले हैं, तो मैं जाऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ काम देके जाऊंगा, ये फिक्स है। तो जो भी काम दूंगा आपको पता लग जाएगा कल तक कि क्या काम मैं देने वाला हूँ। बिल्कुल गामा के टाइप्स नहीं है। गामा जो था वो एक तरह से गामा डीके है, गामा के टाइप्स नहीं है। बट गामा के जैसे ही आपके पास एक तरह से आंतरिक रूपांतरण आता है और बाह्य रूपांतरण आता है, तो ये जो दो है वो इसी का भाग है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको अपन आंतरिक रूपांतरण और बाह्य रूपांतरण थ्योरेटिकल पोर्शन है जो अपन कल पढ़ेंगे। यूटिलिटी कौन सी भाई।
हाँ बिल्कुल वही पहल रहा हूँ, इंटरनल पेयर कंजर्वेशन और एक्सटर्नल पेयर कंजर्वेशन, या इंटरनल कंजर्वेशन या एक्सटर्नल कंजर्वेशन, ये दो टॉपिक बाकी है, तो ये तो अपन कल पढ़ेंगे। और कल की क्लास शाम को 7 बजे नहीं होकर दोपहर में होगी, लगभग दोपहर में। मैं या तो सुबह, कल आपकी कॉलेज है क्या? कल कॉलेज है क्या? अच्छा है, ठीक है। तो यदि मैं जो क्लास लूंगा, या तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपका इस स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, या फिर मैं दोपहर के टाइम में क्लास लूंगा। जो भी लाइव आ सको वो आ जाना, नहीं आऊँ तो आप रिकॉर्डेड में देख लेना, तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड में बता दूंगा, ठीक है। तो कल शाम को जो क्लास होगी वो दिन में होगी या दोपहर में होगी, लगभग 1-2 बजे के समथिंग। तो वो जो भी टाइम एडजस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा मैसेज करके। तो आज के लिए तो इतना ही, और सभी की अब ट्राई रखना कि आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लेना। टाइम एग्जाम का कम है, आपके पास परसेंटेज बनाने का लास्ट चांस है, नॉलेज का भी लास्ट चांस है और डिग्री का भी लास्ट चांस है। क्योंकि थर्ड ईयर के परसेंटेज आपके हर जगह वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आगे तो आपने 2 साल कैसे निकाले हैं वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो आगे आप हमको जो रिजल्ट बनाना है वो एक अच्छा रिजल्ट बनाना है, और अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के परसेंटेज और तीनों का एवरेज निकलेगा। यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास परसेंटेज कम है, तो भी आपको थर्ड ईयर में एक अच्छा परसेंटेज लाने हैं और अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो मेरी भी ट्राई है कि मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, वो इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, जो कंप्लीट सिलेबस में है उसी में से क्वेश्चन आए और आप अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर सको। एक थोड़ा लिखने का तरीका होता है, वो आपको चेंज करना है। बहुत जनों को आता सब कुछ है, आता सब कुछ है, लिखना भी आता है, मटेरियल पता है, बट उनको लिखने का तरीका नहीं होता। ऐसे का ऐसे, जैसे आप रफ कॉपी में लिखते हो वैसे का वैसे एग्जाम की कॉपी में लिख के आते हो, तो वो कभी कोशिश मत करना। एग्जाम की कॉपी में इतनी सफाई से लिखो कि देखने पर ही एग्जामिनर क्या करे, देखने पर ही नंबर आपको दे दे, पूरा चेक भी नहीं करे। तो जो देखने वाला है, यदि कॉपी में आप सफाई से काम करोगे, बिल्कुल सफाई से करोगे, तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। और जो जो फिजिक्स में होता है कि जैसे कोई फाइनल रिजल्ट आ गया, उसको एक अलग कलर के पेन से बंद कर दो, वो उसमें क्या क्या टर्म क्या क्या शो कर रही है वो लिखो। कोई डायग्राम बनाया तो डायग्राम की थ्योरी क्या है, डायग्राम क्या कहना चाहता है, डायग्राम कैसे बनाया है, किस कंसेप्ट से बनाया, वो सारी चीजें थ्योरी में नोट डाउन करो। तो ऐसे आप लिखने की टेक्निक बनाओगे तो आपका रिजल्ट कभी भी कम नहीं होगा, रिजल्ट में कोई भी आपके नंबर काट नहीं सकेगा। तो कॉन्फिडेंस इतना रखो कि नंबर कटने नहीं चाहिए, जो भी लिखो अच्छे से लिखो, चाहे कम लिखो बट अच्छा लिखो। तो इस तरीके से अपना ये प्रोसेस फॉलो करो, ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, और कल मिलते हैं अपन दोपहर में। और कल एक छोटी सी क्लास होगी, लगभग आधे घंटे की, लाइव आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा। और जो आगे की 19, 20 और 21 3 दिन आपकी क्लास नहीं होने वाली, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। और जो आगे है नेक्स्ट 22 तारीख को क्लास होगी शाम को 7 बजे, तो उसमें अपन मिलेंगे और नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये अपना डीके वाला चैप्टर पूरा हो जाता है, इसके बाद या तो नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो बताइए। देखो कोर्स का तो ऑलमोस्ट चांस यही है कि 100% ही आएगा, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में तो 100% ही आएगा। जो भी जैसे सेकाउट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि कोर्स आपका 100% आएगा, वैसे यहाँ भी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि कोर्स 100% आएगा। वैसे चांस तो 100% आने के ही है, यदि कुछ प्लस माइनस हो जाता है तो मैं आपको समय पर जानकारी दे दूंगा। और किसी ने पूछा है कि सर 4 दिन की छुट्टी क्यों है? क्योंकि 4 दिन की छुट्टी इसलिए है कि मुझे कहीं पर प्रैक्टिकल लेने जाना है, प्रैक्टिकल के एग्जाम है 12th बोर्ड के, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी 4 दिन की छुट्टी कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पर मेरे पास 3 बैच है और तीनों बैच के प्रैक्टिकल करवाने हैं, उसकी वजह से मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, आउट ऑफ जयपुर रहूंगा, इसलिए ये 4 दिन, आपको 3 दिन की छुट्टी रहेगी। किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन भाई? किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन बता रही हूँ, मुझे भी तो बता दो। अब प्रैक्टिकल तो क्या है, अपना जो काम है वो अपन को करना है, अपना काम है पढ़ाना, प्रैक्टिकल करवाना और एग्जाम लेना और कॉपियां चेक करना, 4 ही तो काम है अपने पास। या तो अपन पढ़ाते हैं, या क्या करते हैं अपन प्रैक्टिकल लेते हैं, या प्रैक्टिकल करवाते हैं, या फिर एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं। इसके अलावा अपने पास कोई काम नहीं है। तो जो काम होता है वो तो अपन को करना ही है, जो अपना काम है। आपका काम पढ़ना है तो मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम लिखना है तो मेरा काम चेक करना है, तो यही काम होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल।